बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। तो क्या अब राजनीति का चश्मा अपराध को साफ साफ देखने में धुंधला हो गया है, या सुविधा की सियासत के नजरिए से अपराध का आकलन किया जा रहा है? दूसरे दल के राज्य में अपराध को गंभीर बताया जाएगा और अपने दल की सरकार वाले राज्य में अपराध की परिभाषा कुछ और होगी। दरअसल ये सब सवाल इसलिए क्योंकि हाथरस पर गदर मचाने वाले राजस्थान, बिहार, दिल्ली की घटनाओं पर एकदम सन्नाटे में हैं, एकदम चुप हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। दूसरे के दाग सब दिखाएं, अपनी कमीज सफेद बताएं, अपने अपराध से सब नजर चुराएं। तेरा अपराध मेरा अपराध। घटना दिल्ली की हो या देश के किसी कोने की, उसके दर्द में तो कोई अंतर नहीं होता। फिर राजनीति का ये कैसा रिवाज है कि दूसरे राज्य में कोई अपराध हो तो शब्दों से शॉल उतारने में देर नहीं लगती, लेकिन घटना अपने दल वाली सरकार के सूबे में हो तो अपराध पर लफ्फाजी के लिबास चढ़ाने लगते हैं। आपको याद दिलाऊं, पहले अशोक गहलोत जी ने कंपेयर किया था कि डोंट कंपेयर हाथरस विथ राजस्थान रेप। आप हाथरस के विषय को राजस्थान से कंपेयर मत करिए। और केवल अशोक गहलोत ने नहीं, उससे पहले छत्तीसगढ़ के एक बहुत प्रमुख मंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के, कहा था हाथरस वाला रेप तो बड़ा है, मगर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जो रेप हुआ है वो छोटा है। रेप बड़ा और छोटा, हत्या बड़ी और छोटी। हाथरस की घटना पर किस किस ने क्या क्या नहीं कहा, किस किस ने मौजूदगी दर्ज नहीं कराई। राहुल प्रियंका शक्ति प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे, लेकिन राजस्थान के करौली में एक साधु को शैतानों ने आग के हवाले कर दिया और कांग्रेस कह रही है कि वो छोटी घटना है। कांग्रेस के जो है उन्होंने ये कहा है कि करौनी की जो पुजारी को जला के मार दिया गया, उसमें राहुल जी या प्रियंका जी इसलिए नहीं आए कि वो इतना बड़ा ये मामला नहीं था, हाथरस की तरह मामला नहीं था। आप जरा सोचिए कितनी ये मानसिकता है, इनकी दिमागी दिवालियापन है। हाथरस की घटना पर दिल्ली वालों ने भी खूब हल्ला मचाया, लेकिन दिल्ली में एक समुदाय के लोगों द्वारा एक दलित युवक की हत्या पर कोई हंगामा नहीं हुआ। बक्सर की घटना पर भी सबकी बोलती बंद है। यहाँ तो इंसानियत की हत्या कर हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया गया। अब जो बोल भी रहे हैं वो शब्दों को बस तौल रहे हैं। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कार्रवाई की। 2 साल में 23 साधु संतों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। बुलंदशहर में हुई, हरदोई में हुई, गोरखपुर में हुआ, बहराइच में हुआ। क्या सरकार जवाब देगी कि क्या कार्रवाई की? राजनीतिक हत्याओं का रण बना है पश्चिम बंगाल, लेकिन बंगाल वाले ब्रायन भी हाथरस चले आए थे, जबकि बंगाल वाले राज्यपाल चीख चीख कर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी ठीक नहीं। अपराध अपराध होता है, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी सरकार में हो, किसी के यहां भी हो, लेकिन अपराध है तो उसे स्वीकार करना जरूरी है कि अपराध है। अपराधी को दंड मिलना चाहिए। उसका दंड क्या हो, कानून के तहत यह निर्धारण होना भी जरूरी है। बहरहाल अपराध तो अपराध होता है, लेकिन राजनीति का यह अजब चलन क्यों है कि अगर दूसरे दल की सरकार वाले राज्य में हो तो अलग सुर, अपने यहाँ तो सुर एकदम अलग। आखिर अपराध पर अलग अलग सुर क्यों? हाथरस, बक्सर, करौली को एक चश्मे से क्यों नहीं देखते हुजूर? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आज इस मंच के जरिए सियासत के इस रिवाज को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं और कुछ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से हमारे साथ, अजय गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, के उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक, आचार्य देवमूर्ति हिंदू धर्मगुरु, ऋतु रावत बीजेपी से, जिशान हैदर कांग्रेस से और
अमिताभ अग्निहोत्री जी से चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से सबका नपना एक होना चाहिए, आप बार बार कहते हैं, हर घटना को एक ही चश्मे से देखा जाना चाहिए, लेकिन यहां लगता है सियासी लोग अपने पास दो चश्मे रखते हैं। देखिए, ये बहस हम आज इसलिए लाए क्योंकि मुझे लगा कि अपराध की घटनाओं पर राजनीतिक पाखंड इस समय अपने चरम पर है और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ये इस देश में कि इस चरम अवस्था के राजनीतिक पाखंड में हर दल आकंठ निमग्न है, आपाद मस्तक इसमें डूबा हुआ है और आनंद ले रहा है। यहां अपराध हो तो एक प्रतिक्रिया, वहां अपराध हो तो दूसरी प्रतिक्रिया। ये तो नहीं चलेगा। जो बात संबित पात्रा कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हो जाता अगर वो उस मर्यादा का पालन कर रहे होते, उनकी पार्टी पूरी तरह से मन, क्रम और वचन से। कोई पार्टी ये कहने की नैतिक स्थिति नहीं रखती आज कि हम केवल अपराध को अपराध मानते हैं, हम पीड़ित को पीड़ित मानते हैं, उसकी जात, उसकी मजहब नहीं देखते, उसकी हैसियत नहीं देखते, पीड़ित की समदृष्टि रखते हैं। और कोई ये नहीं कहता कि हम बिना राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह के निष्पक्ष होकर हाथ में गंगा जल और तुलसी लेकर न्याय करते हैं। कहीं जाति देखी जाएगी, कहीं धर्म देखा जाएगा, कहीं संपर्क देखा जाएगा अपराधी का। इसको बंद कर देंगे तो वोट खराब हो जाएगा, कितना खराब हो जाएगा कि हार जाएंगे तो ढील दे दो, जीत जाएंगे तो बंद कर दो। ये तमाम समीकरण बिखरे पड़े। 3-4 घटनाएं इधर 15 दिन के भीतर हुई, 20 दिन के भीतर। हाथरस है, बक्सर है, करौली है, गोंडा है और नाना तमाम, दिल्ली है जहां एक नौजवान मार दिया गया पीट पीट के मॉब लिंचिंग में। और मजे की बात तो ये पाखंड केवल वही नहीं, मेरा आक्रोश इसलिए भी है, बात कड़वी है, सबको बुरी लगेगी, जितने बैठे रहे पैनल में सब बाद में मुझे कोसेंगे कि ठीक है कोसो, कोई दिक्कत नहीं। आप हाथरस और बलरामपुर में भी फर्क कर देते हो। आप ये देखते हो अपराधी किस मजहब के हैं, अपराधी किस जात के हैं, तो उस जात का नेता नहीं जाएगा वहां, वो कहेगा मैं अपनी जात वालों को नाराज नहीं करूंगा, दूसरी जात वालों को भेज दो। ऐसे न्याय होगा? ऐसे न्याय होगा? हमारे यहां जो भारतीय परंपरा रही, भारतीय दर्शन की जो परंपरा रही, उसमें कहा गया कि राजा ईश्वर का रूप है। वेदमूर्ति जानते होंगे, शास्त्र में कहा कि विष्णु का स्वरूप है राजा। और विष्णु के लिए शास्त्र ने मर्यादा क्या स्थापित की? समदर्शी, समदर्शी होना ही चाहिए, विष्णु होना चाहते हैं तो। इसीलिए कहा गया कि समदर्शी है नाम तिहारो। यहां समस्या ही है कि समदृष्टि सम नहीं है। नाना प्रकार के चश्मे रख लिए, हर स्टेट के मसले को देखने के लिए अलग चश्मा रख लिया। बोले बंगाल का है, बोले बंगाल वाला चश्मा लाओ। बोले बिहार है, बोले बिहार वाला लाओ। यार ये यूपी वाला क्यों दे दिया? बोले यूपी का, बोले यूपी वाला लाओ। एक नीला है, एक पीला है, गुलाबी है, एक काला है, एक सिलेटी है, एक कबूतरी है, एक तोता परी रंग का है। अलग अलग चश्मे ले लिए और ढोल पीट रहे हो सब लोग। मुझे लगा आज इस पाखंड को इस मंच पर तार तार कर दूं तो समझो मानवता की बड़ी सेवा होगी। हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आवाम को यह तो बता सकते हैं कि इनके पाखंड को देखो। गोंडा में पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ, पुलिस की लापरवाही से हुआ। जो वहां कोतवाल था उसकी नालायकी से हुआ। करौली में एक पुजारी जिंदा फूंक के मार दिया गया, दरिद्र पुजारी, छप्पर का घर।
घर की जिम्मेदारी अधूरी, गृहस्थी कच्ची। प्रतिक्रियाएं अलग हैं। बक्सर में जो हुआ आज छोटी घटना है। मां के सामने पहले 5 साल के बेटे को मार दिया गया, फिर मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। और वहां जो डीएसपी गया, कितना संवेदनशील डीएसपी, अस्पताल गया बयान लेने उसका बिटिया का, वेदमूर्ति जी, तो पान खा रहा था और लगातार पान चबा रहा था, ऐसा कर रहा था। हाँ, फिर क्या हुआ? इतनी भी तहजीब और तमीज नहीं, उसकी आंख में पानी नहीं, मूर्ख अधिकारी के कि पान थूक कर कुल्ला करके जाता। ऐसे सुशासन लाओगे? जो लोग देख रहे होंगे, जिनके घर में बेटियां होंगी, उनकी छाती फटी होगी कि नहीं फटी होगी? क्या खुदाया, ऐसे लोगों के हवाले हैं लड़कियां जो इतना असंवेदनशील क्रूर किस्म का पुलिस का कारिंदा पान खा के बयान ले रहा है, उसके चेहरे पर शिकन नहीं, बिटिया रो रही है जार जार और वो पान खा रहा है। दिल्ली की घटना देख लो, क्या खता थी उस लड़के की, पीट पीट के मार डाला। आज उस बिटिया का भी वीडियो वायरल हुआ है, वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। प्रतिक्रियाएं अलग नहीं हो सकती ना। झांसी में 10-12 लड़के एक लड़की को पकड़ ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया, दुष्कर्म का प्रयास किया। या छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म हुआ बिटिया के साथ, बेटी बेटी में फर्क कर देंगे कि वहां भाजपा का शासन है, वहां कांग्रेस का, इसलिए इससे क्या फर्क पड़ता है किसका शासन है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन पार्टी है? इंसानियत का चेहरा एक है, स्त्री की आत्मा एक है पूरे पृथ्वी पर। मैं तो स्त्री के मामले में पूरी पृथ्वी को एक इकाई मानता हूं। पूरी पृथ्वी में स्त्री की परिभाषा एक है। उसको जिलों जिलों में खांचे में बांट कर देखोगे, धर्म में बांट कर देखोगे, जात में बांट कर देखोगे, मजहब में बांट कर देखोगे, राजनीतिक सुविधा के अनुसार उसका वर्गीकरण करने की धृष्टता करोगे, यह मंजूर नहीं। मैं के उपाध्याय जी के पास चलूंगा। सबसे पहले उपाध्याय जी, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है, आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। इस अखंड हिमालयी आडंबर में हर राजनीतिक दल और हर राजनेता आपाद मस्तक निमग्न है, डूबा हुआ है। क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये एक गलत परंपरा शुरू हुई है। मैं पिछले 30-32 साल से पत्रकारिता में हूं और अपराध होते रहे हैं, अपराधों पे राजनीति भी होती रही है। लेकिन जिस तरह से इस समय राजनीति होती है और अपराधों को लेकर के जिस तरह से कई चैनल्स जो हैं वो वन साइडेड हो गए हैं, ये सच में बहुत डरावना दृश्य है, भयावह दृश्य है। मैंने पत्रकारिता में ये सीखा है कि दोनों पक्ष आने चाहिए, सारे पक्ष आने चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और हम थोड़ा बहुत पक्षपात करते भी रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से मैं देख रहा हूं, माफ करना मैं इस समय ये विषय नहीं था, लेकिन ये देख करके तकलीफ होती है, दुख होता है। जिस तरीके से अपराध को अपने राजनीतिक आईने से देखा जा रहा है कि हाथरस की घटना होगी तो कांग्रेस को दर्द होगा, करौली की घटना होगी तो भाजपा को दर्द होगा, वहां कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, यहां भाजपा कुछ नहीं बोलेगी, और बाकी करोगे तो बसपा केवल अपना ANI पर बयान दे देगी या ट्वीट कर देगी। उनको भी किसी से न दलित से मतलब न किसी से मतलब। उनका मानना ऐसा है कि वो दलितों की देवी हैं, तो दलितों के लिए उन्होंने अपने शब्द बोल दिए, ये पर्याप्त है, न उनके यहाँ से कोई मिलने जाएगा। यदि कोई वहां पर राजनीति होती है तो उसके बाद बवाल होता है कि यहाँ पे दंगा फैलाने की साजिश थी, यहाँ पर दंगा हो सकता था, जातीय विद्वेष की भावना थी। भगवान जाने सच क्या है, लेकिन जो भी हो रहा है इस समय, चाहे वो गोंडा की घटना हो, चाहे वो बक्सर की घटना हो, चाहे करौली की हो,
या अन्य कोई भी घटना है, पिछले 10-15 दिन में मैं लगातार इन घटनाओं को देख रहा हूं। ये बहुत भयावह दृश्य है बिल्कुल। और ये सच में ऐसे लोग जो इन पर राजनीति करते हैं, राजनीति भी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, ये सच में शर्मनाक है। ये स्थितियां जो है आने वाले समय के लिए या समाज के लिए सही नहीं है। ठीक बात है। मैं आचार्य वेदमूर्ति के पास मुझे चलूंगा, ऐसा लगता है। जब फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा, फिर मंच वहां ले जाऊंगा। वेदमूर्ति जी, आपको मैंने मालूम क्यों बुलाया? आपको मैंने इसलिए बुलाया, मेरी शिकायत केवल राजनेताओं से नहीं तक महदूद नहीं, सीमित नहीं है। मुझे हैरानी हुई जब करौली और गोंडा एक सी घटना, करौली वाली ज्यादा विवत्स है, गोंडा में बच गए, महंत जी अभी बचे हैं, अभी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, ईश्वर करे बच जाए। मैंने देखा साधु संत भी जेब में कई चश्मे रखने लगे। अजब तमाशा है। अरे महाराज, आप तो घर द्वार नाम सब पुराना छोड़ के आए थे, आप काहे की मोह माया में फंस गए? आपको चुनाव लड़ना है। जो कांग्रेस वाले साधु हैं वो कह देते कहीं घटना घटे कांग्रेस के उसमें, वो कह देते भाजपा के लोगों की साजिश है, और जो भाजपा के साधु संत है वो कह देते कांग्रेस ने साजिश कराई। अरे बताओ, कोई पार्टी रेप कराती है? आप बाबा लोग भी महाराज ये सब शुरू कर दिए खेला। वेदमूर्ति जी, राजनेता तो कर ही रहे थे, हम उनसे लड़ भी लेते थे, आप लोग भी शुरू कर दिया। अब आपसे कैसे लड़े और कहां तक लड़े? वेदमूर्ति जी, ऐसी बात नहीं है। साधु संत समाज एकत्रित हुआ था जब पालघर की घटना घटी थी, तो उस समय सारा साधु संत समाज एकत्रित होकर के एक मुखर स्वर सब लोगों ने दिया था। लेकिन हुआ क्या? आज तक उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई दोषी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जो आज करौली में जो घटना घटी गई है, ब्राह्मणों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, करौली में ही नहीं सारे देश में हो रहा है। साधु संत समाज ब्राह्मण, आज उनका जो जीवन है एक बकरी और पठरू से भी सस्ता जीवन हो गया है ब्राह्मणों का, साधु का, संतों का, जिसके ऊपर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। रात हाथरस में रात में जला दिया जाता है, उसके ऊपर न जाने कितना हल्ला हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण को जिंदा जला दिया गया। और वो भी अरे ब्राह्मण तो शुरू से जो है समाज को एकजुट करने वाला है। आज देखिए, इसमें समझने की बात है, हमेशा ब्राह्मणों ने हिंदू समाज को जोड़ा है, और जो दलित और स्वर्ण समाज को अलग करने की जो राजनीतिक चल रही है हमारी देश में, उसमें सबसे बड़ा जो कड़ी है, सबसे बड़ा जो पथ प्रदर्शक है, वह है ब्राह्मण। उसको तोड़ने का, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का एक बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि ब्राह्मणों के ऊपर जो बराबर हस्तक्षेप किया जाता है। वेदमूर्ति जी, ठीक है, आपकी बात ठीक है। विषय थोड़ा भटक गया, मेरा निवेदन सिर्फ आज इतना था, बाकी तो अलग विषय है। मैं मूलतः पीड़ित के जाति के आधार पर समीक्षा करने के विरुद्ध रहा हूं अपने 35 वर्ष के पत्रकारी जीवन में। ब्राह्मण हो, काछी हो, कोरी हो, कुर्मी हो, ब्राह्मण ठाकुर हो, बनिया हो, सब बराबर, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, बिटिया बिटिया है, लड़का लड़का है। मेरे पास दो ही परिभाषा है, तीसरी कोई परिभाषा नहीं। दलित मरे तो भी उतनी पीड़ा, ब्राह्मण मरे तो भी उतनी पीड़ा, हिंदू मरे तो भी उतनी पीड़ा, मुसलमान मरे तो भी उतनी पीड़ा। मैंने सिर्फ निवेदन ये किया कि रास्ता थोड़ा बाबा लोग भी बदल रहे हैं, आप उनसे कहिए रास्ता न बदलो महाराज। ये सब कौतुक करने के लिए नेता बहुत हैं, आप काहे को प्रतिष्ठा खराब कर रहे हो जी। और चुनाव लड़ना है तो सीधे पार्टी में आओ महाराज, काहे को पर्दे के पीछे कंचा खेलो, मैदान में खेलो ना। ये मसला था, इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे थे। जीशान हैदर साहब, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, साहित्य से भी संपर्क रखते हैं, जो साहित्य से संपर्क रखता है वो संवेदनशील हो जाता है। उसमें नेतागिरी के चलते आने वाले स्वाभाविक जो कलाकारियां होती हैं उसका थोड़ा दुष्प्रभाव कम पड़ता है अगर आदमी संवेदनशील बना रहे। मैं समझना ही चाह रहा हूं, ये राजनेता कौन सी चक्की का खाना खाते हैं, आटा, जिसमें
एक जिले की चीख और दूसरे जिले की चीख में फर्क कर लेते हैं, एक सूबे के अपराध और दूसरे सूबे के अपराध में फर्क कर लेते हैं, एक जात के अपराध और दूसरी जात के अपराध में फर्क कर लेते हैं, एक मजहब और दूसरी मजहब के अपराध पर फर्क कर लेते हैं। ये ऐसी ही विलक्षण क्षमता कहां से लाते हैं जिशान हैदर? नहीं अमिताभ जी, मुझे लगता है कि जो भी करते हैं वो गलत है। ये जो भी नहीं, सभी करते, मुश्किल ये है। कांग्रेस जो भी, मैं तो बहस ही नहीं करता, सभी कर रहे हैं, इसलिए तो बहस करने आया महाराज। जी जी बिल्कुल अमिताभ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जो आपकी बहस का मौजू है मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए अमिताभ जी, दो तीन चीजें हैं, जैसे अभी हाथरस की घटना का आपने जिक्र किया, फिर राजस्थान की घटना का जिक्र किया। आप देखिए, अशोक गहलोत जी ने कहा भी था ये बात, मैं भी उसी बात को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा था, वैसे ये मतलब इन घटनाओं पे जो कंपैरिजन हुआ, ये जो कह रहे हैं कि हाथरस की घटना पे बोल रहे हैं और राजस्थान की घटना पे नहीं बोल रहे हैं राहुल जी या प्रियंका जी, उन्होंने कही भी ये बात कि हमने वहां पे रात में बच्ची की लाश नहीं फूंक दी जी, हमने वहां पे किसी विपक्षी दल को आने से नहीं रोका हमने। और कांग्रेस पार्टी को जो मैंने रिपोर्ट भेजी है, वो उसके ऊपर मानते हैं कि हम भी कर रहे होंगे, गलत नहीं कर रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो हम अगर ये कहें कि दोनों को अलग अलग चश्मों से देखा है, तो वो हमें लगता है गलत होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे वहां ना मीडिया कोई बैन कर दी गई, कहा गया कि भाई, अशोक गहलोत जी ने खुलेआम कहा कि आप आइए देखिए, विपक्षी दल राहुल जी, प्रियंका जी और ये विपक्षी दलों का हमें लगता है दायित्व है कि कहीं अगर गलत हो रहा हो तो वहां पे आवाज उठानी चाहिए। राहुल जी, प्रियंका जी ने यहाँ पे आके आवाज उठाई। आज देखिए आप कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी की है कि कहीं कोई अमीर लड़की होगी तो क्या आपको वैसे वो सवाल वो नहीं, जिशान भाई ठीक, सवाल वो नहीं था, सवाल वो नहीं था, सवाल सिर्फ इतना था, करौली हो, बक्सर हो, दिल्ली हो, बलरामपुर हो, हाथरस हो, गोंडा हो, हाल की घटनाएं गिना रहा हूं 8-10, हमारी आंख सब पर नम होनी चाहिए। ग्लिसरीन लगाने वाला काम नहीं चलेगा। अरे वहां हम करे हुए जो रोका नहीं यार, सुनो भाई महाराज, इतना सरलीकरण मत करो जिशान बाबू। हमने कह रहा है, मान लिया अशोक गहलोत ने वहां रोका नहीं, कर्फ्यू नहीं लगाया, मीडिया को नहीं रोका, नेताओं से कहा आओ, तो भी प्रियंका जी को जाना चाहिए था, जिसकी बिटिया गई उसको गले लगाना चाहिए था। ये मत करो, पिक एंड चूज नहीं चलेगा भाई। बलरामपुर भी जाना चाहिए था, छत्तीसगढ़ भी जाना चाहिए था। अमिताभ जी देखिए, हाथरस वाली घटना किस तरह से हुई, सबूत मिटाने के लिए रात में लड़की को फूंक दिया गया, किस तरह से वहां पे मीडिया रोका गया, उससे कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में थे। अगर ये कार्रवाई अच्छे से कर रहे होते तो क्यों हमको ये करना पड़ता? क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही। किसान बाबू रुको, हम आपको अभी उत्तर दे देंगे, हम दे देंगे। विवेक साइलस के पास यही सवाल लेके जाऊं, सवाल वही है, एक ही सबसे करूंगा। उससे पहले जिशान जी के संज्ञान के लिए एक बात कहूंगा, बार बार तराजू लेकर मत बैठिए जिसमें पीड़ा को बांट से तौलने की जो आप कोशिश कर रहे हो, ये अच्छा नहीं मित्र रास्ता। आप इस बात को समझिए, अगर आप चलो इसी पर अड़ना चाहते हैं कि तराजू से बात कर लो, तो मैं तराजू से बात करके विवेक साइलस के पास जा रहा हूं ताकि जनता समझ जाए। एक गरीब पुजारी को, मैं ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पुजारी बताना इसलिए जरूरी कि वो उसकी पहचान है, पेशा। एक गरीब पुजारी को जिंदा जला दिया, बिटिया का शव अमानवीय ढंग से जलाया गया था, यहां तो जिंदा ही फूंक दिया कि जाना नहीं बनता था। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमने हर मौसम देखा है महाराज, हमको भ्रमित मत करो। विवेक साइलस, वही सवाल जो मैंने जिशान भाई से पूछा वही आपसे पूछ रहा हूं महाराज। ऐसी विकट, अद्भुत और उद्भट क्षमता आप लोग कहां से लाते हो, और इतने चश्मे कहां से लाते हो अलग हर रंग के? अपने पीए से कहते हो भाई स्टेट बताओ कहां अपराध हुआ, फिर चश्मा बताऊंगा, बोले 22 नंबर वाला लाओ। पश्चिम बंगाल है, बोले 22 नंबर वाला लाओ। बोले केरल है, बोले 27 वाला उठाओ। एक चश्मा क्यों नहीं रखते विवेक साइलस? जी अमिताभ जी, देखिए आपने अभी भी कहा कि नेता लोग अपना चश्मा बदल देते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो चाहे वो हाथरस हो, करौली हो, बक्सर हो या झांसी हो, समाजवादी पार्टी निंदा करती है। और रेप वर्सेस रेप की जो राजनीति हो रही है आज देश में, कि वो रेप बड़ा, ये रेप छोटा,
उस रेप की ये जात, इस रेप की ये जात, ये तो बिल्कुल मतलब राजनीतिक रूप से गिरने की परिकाष्ठा हो गई है। रेप की कोई मतलब आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते कि उसमें रिलीजन को लेके आप आ ही नहीं सकते। रेप करने वाला वैशी दरिंदा होता है, उसका कोई जात नहीं होती है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, चाहे हाथरस हो, बलरामपुर हो, बीएचयू का मामला हो, आजमगढ़ हो, भदोही हो, बुलंदशहर हो, उन्नाव हो, जो भी हाल की घटना हुई है, कोई ऐसी जगह नहीं थी अमिताभ जी जहां समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन ना पहुंचा हो। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आज नेताओं पे सवाल उठ रहे हैं। अभी आपकी रिपोर्ट में देख रहा था तो अमिताभ जी आज गवर्नरों का भी वही हाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं है, इसलिए वहां के गवर्नर को दिख रहा है कि हालात बहुत खराब है। ठीक है। और यही उत्तर प्रदेश में जो हालात बद से बदतर हो चुके हैं, यहाँ के बाद गवर्नर जो है एक लफ्ज एक शब्द नहीं बोलते हैं। ठीक है विवेक भाई, ठीक है। तो ये राजनीतिकरण जो हुआ है, जिस तरह से राजनीतिक का डिफॉर्मेशन हुआ है, ये देश के लिए और देश के हित के लिए बहुत खराब है। ऋतु रावत के पास सबसे अंत में आऊंगा, अजय गुप्ता के पास चलूंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन एक बात विवेक भाई के ने जो कहा उस पर कहूंगा, गवर्नर कहीं दूसरी टकसाल से आए हैं क्या? जो कल तक नेता होते हैं वही भारत में गवर्नर बनते हैं। परसों कल तक जो सपा में था, भाजपा में था, बसपा में था, कांग्रेस में था, दरी बिछा रहा था, दरी उठा रहा था, नेता तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है नारा लगा रहा था, अचानक वो हो जाता महामहिम, उसका कायाकल्प हो जाएगा क्या? अरे उम्र तो सारी कटी, उम्र, अरे सुनो भाई, उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? हमको ना समझाओ महाराज ना, हमने बहुत सारे गवर्नर देखे, उनकी पुरानी पार्टी का बॉस उनसे मिलने राजभवन चला गया तो उठ के खड़े हो गए, बैठ नहीं पाए जब तक उसने 3 बार खाने के, बैठो भाई अब तुम गवर्नर हो गए, बोलो ना साहब हम खड़े, ठीक है क्या? हमने देखी है चरण सेवा भाई, इसीलिए कहते महाराज हमको गोल बोल मत बताओ। और एक बात जो विवेक सालेस ने कही कि नहीं, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गंगा इतने गंगा जल से नहा के आप भी नहीं आए महाराज। मैं 5 उदाहरण ऐसे रख दूंगा जहां आप मौन साध गए, ठीक है ना? सेलेक्टिव आप भी उतरी हो जितने बाकी दल है। अजय गुप्ता, मसला वही है, आप सारे सियासी दल, जब तक आप आंदोलन थे तब तक आपका रास्ता थोड़ा ठीक था। जिस दिन से पार्टी बनाई आपने भी चांदनी चौक में चश्मे वाले को ऑर्डर दे दिया कि भैया 500 चश्मा भेज दो, है? वही चाल, वही चरित्र, वही चेहरा, बोले चलो जी एक ही धारा बहो। अजय गुप्ता, जी, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी थी और आज भी आम आदमी पार्टी का वही स्वरूप है। और आम आदमी पार्टी सभी घटनाओं पे, चाहे वो जो है किसी भी रेप की घटना हो, चाहे किसी भी जो है हत्या की घटना हो, सब पर बराबर दुख व्यक्त करती है। और हमारे नेता आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में संजय सिंह जी, कोई भी घटना हो सारी घटनाओं में जा रहे हैं और सरकार के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। यही कारण है कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने 14 मुकदमे और राजद्रोह का मुकदमा कर दिया उनके ऊपर। लेकिन जो हाथरस में हुआ, जिनका सीधा सीधा नाम था, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ। 8 दिन बाद FIR लॉन्च की गई और डॉक्टरों की स्पष्ट रिपोर्ट थी 22 सितंबर को कि रेप हुआ, लेकिन बार बार डायरेक्ट डिक्लेरेशन दिखाने के बाद भी इस पर बहस नहीं बुलाई। आज आप पहले ने जोड़ा, हमने गलती रही हमारी, इस पर हम 15 बार बहस कर चुके हैं हाथरस के मेरिट डिमेरिट पर, उस पर बहस नहीं बुलाई। इतनी सी बात थी, आपने खैर विषय घुमा दिया, ठीक है, अच्छा है, प्रवक्ताओं को ये काम करना भी चाहिए। और जो चश्मे की आप बात कह रहे हैं, चश्मा राजनीतिक पार्टियों ने उन्होंने पहना जो जात के आधार पर टिकट बांटती हैं, दलित के आधार पर टिकट बांटती हैं, पिछड़ा के आधार पर, सवर्ण के आधार पर। आम आदमी पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी जनता के जो मुद्दे हैं सीधे उन पर बात करती है, उन पर काम करती है और उसी की राजनीति करती है। ठीक है, अजय गुप्ता ने अपने पार्टी को हिमालय पे ले जा खड़ा कर दिया, बोले हमारी पार्टी दंड कमंडलधारी आदि शंकराचार्य की प्रतीक है। एक छोटा सा आईना दिखा के फिर ऋतु के पास चलेंगे। एक पहला चुनाव था आपका दिल्ली में, या दूसरा वाला होगा, चांदनी चौक मटिया महल वाले इलाके में टिकट वितरण के लिए बैठक बुलाई गई।
सुन लो अजय गुप्ता, पता नहीं आप तब थे पार्टी में कि नहीं थे, और थे भी तो कहाँ थे, ठीक है ना भाई, उस कोर कमेटी के आसपास थे कि नहीं थे। उसका एक ऑडियो भी वायरल हो गया, क्या, जहां कहा जा रहा है जो लोग पार्टी चला रहे हैं उनका, आपका नहीं, कि यार वहां मुसलमान क्यों लड़ा रहे हो, अरे मुसलमान भाजपा को वोट देगा क्या, वो तो झक मार के हमको देगा, हिंदू लड़ाओ, मुसलमान अब मुफ्त में मिलेगा और जीत जाएंगे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। और सुन लो, ताकि आगे किसी चैनल में जाएं तो आप अपडेटेड रहें। आशुतोष को जब आपने लड़ाया चुनाव, अरे सुनो भाई, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, रुक जाओ, आशुतोष को जब आपने चुनाव, अरे रुको भाई, इनकी आवाज बंद करिए अभी। आशुतोष को जब आपने चुनाव लड़ाया, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी पत्रकारिता की, कोई नहीं जानता था, उसका कलीग तक नहीं जानता था ये गुप्ता है, मैं नहीं जानता था, आपने पोस्टर में लिखा आशुतोष गुप्ता, चूंकि बनिया बहुत सीट थी, इसलिए मालिक हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। ऋतु रावत, वही सवाल आपसे, सवाल दोहराने की जरूरत नहीं, आप लोग इतने चश्मे कहां से लाते हैं, जितने रंग इंद्रधनुष में भी नहीं, उससे ज्यादा चश्मे आपके पॉकेट में रहते हैं। प्रतिक्रिया देने से पहले आप ये देखते हो किस नंबर का चश्मा लगाऊं। सर ये एक बहुत बड़ी बात है, और मैंने आज आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना, आपके दर्द को मैंने महसूस किया कि अपराध के पीछे कितना आपका दर्द था, कि बेटे मतलब जात पात को लोग लेके अपराध के उसमें मतलब फैल जाते हैं कि कहाँ हमें फायदा होगा। और ये बात सच है सर, कि राजनीति हो या कोई भी हो, चश्मा जरूर लगता है, लोग अपना चश्मा उतार के दूसरे का नंबर पहन लेते हैं तो दिखाई क्या देगा। और ये बात मैं हमेशा, मतलब मैं लिखती भी हूँ तो मैंने कई बार अपने लेखकों में भी लिखा है कि हर इंसान अपना चश्मा उतार के दूसरे के चश्मे से दिखेगा तो उसको कैसे दिखेगा। जब इस देश में अपराध होता है, ये देश हमारा है, कम से कम हमें भी उस अपराध के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए, और कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम इन अपराधों को कैसे कम करें। अपराध मैं मानती हूँ, अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता, शून्य पे नहीं लाए, लेकिन उसको कम तो किया जा सकता है ना, लेकिन हम चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम उस पर राजनीति करने लगते हैं और हम उस दर्द को महसूस नहीं करते, क्योंकि हम एक पार्टी के मतलब वकील बन जाते हैं। हम समाज के लिए नहीं सोचते, हम पार्टी के लिए सोचने लगे। सोचिए, लेकिन कम से कम उस पीड़ा को तो महसूस करिए जो वो लोग झेल रहे हैं। हम इस समाज में कितनी जिंदगी जीने के लिए आए हैं, अगर हम जीने के लिए आए तो हमें लोगों का दर्द को समझना चाहिए। अगर किसी ने हमें नेता बनाया है, डॉक्टर बनाया है, तो भगवान ने भी इसलिए दिया है, ईश्वर ने भी हमें इसलिए बनाया कि हम अच्छा काम करें, लेकिन हम करते ही नहीं है समाज में। हम चश्मा पहन के, और आपने जो कहा बिल्कुल सच कहा, चश्मा पहन के देखने लग जाते हैं, चश्मे का नंबर बदल लेते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है सर। ठीक है ऋतु, मैं ऋतु की इस बात के लिए तारीफ करूंगा। इस पूरे मंच पर अकेली ऐसी राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने अधिकतम सीमा तक सच के साथ खड़े होने का साहस दिखाया है। दो तरह की प्रतिक्रियाएं राजनेता देते हैं, जिशान भाई सुन लें और साइलस सुन लें ध्यान से, कि अपना वाला फंस रहा हो तो कह दो कानून अपना काम करेगा, दोषी पक्ष से नहीं जाएंगे, इससे कह के जान छुटाओ। और थेथरई करने का मन हो जाए, मान लो तबीयत भुरभुरी हो जाए, तो ये बोल दो विपक्ष की साजिश इस अपराध के पीछे। और तबीयत भुरभुरी हो जाए, अपनी जात और मजहब का खेला दिखाई दे वहां, तो ये बोल दो निर्दोषों को फंसाने की साजिश ना की जाए, ईंट से ईंट बजा देंगे, दोषी पकड़े जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्दोषों के लिए हम लड़ेंगे। ये तीन तरह के तावीज राजनेता गले में पहनते, जब मौका आता तब वही तावीज दिखा देते। विवेक साइलस, एक सवाल, वही कॉमन सवाल सबसे पूछूंगा इस दूसरे चरण में। अपनी पार्टी का गुर्गा चेला चंपट नेता अवैध शराब बेचते हुए, जिस्म फरोशी करते हुए कराते हुए, सट्टा चकला करवाते हुए मटका भी पकड़ा जाए तो बड़े साहस के साथ नेता लोग आते हैं मंच पर, कहते हैं विरोधियों की साजिश है हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। जिन लोगों का पुलिस डायरी में उत्तर प्रदेश के टॉप 20 लोगों में नाम है अपराधियों में, वो भगवान के आशीर्वाद से समय समय पर सभी पार्टियों को उपकृत कर चुके हैं। आप झिझकोगे तो मैं नाम ले दूंगा, मैं तो उस तरह से आज व्यक्ति नहीं।
जब वो जिस पार्टी में रहे तो उस पार्टी ने उनके आपराधिक चरित्र पर उंगली रख ली, बोले ना ये समाज सेवा के लिए लड़ रहे थे इसलिए फर्जी मुकदमे लिखा दिए गए। जैसे वो दूसरी पार्टी में गए वैसे बोले ये माफिया। विवेक साइलेंस, अपराध यहां से पनपते हैं। सबसे पहले तो ऋतु रावत जी का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा। बहुत दिनों बाद मैंने किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इस तरह से अपना पक्ष मैंने किसी भी दल के प्रवक्ता में बहुत दिनों बाद ऐसा देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा ही नहीं, किसी भी पार्टी। अभी आपने बात जी ठीक, देखिए अमिताभ जी, जो आपने सवाल उठाया, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का सवाल है, जहां तक अपराधीकरण है, तो आपको याद होगा कि 2012 से लेकर और अब तक 2012 में आपको याद होगा कि डीपी यादव का टिकट हमने इसीलिए काटा था क्योंकि वो आपराधिक छवि के थे। उसके बाद 2017 में भले ही हम हार गए हों, वो चाहे भदोही के बाहुबली विधायक हों, चाहे इलाहाबाद के बाहुबली विधायक हों या और लोग हों, किसी आपराधिक छवि वाले को टिकट हमने देने का काम नहीं किया था। तो समाजवादी पार्टी आज की डेट में हम आपको किसी भी अपराधी, ये हमने 2019 ठीक है विवेक साले समय कम, छोटी-छोटी सी टिप्पणियां लूंगा। ठीक है, छोटी-छोटी टिप्पणियां लूंगा। मैं बता दूंगा 3-4 नाम ताकि आपका ये दावा खंडित हो जाए। जब मैं बोलूंगा तो 3-4 नाम आपकी पार्टी के लिए बता दूंगा। जिशन इधर वही प्रश्न, अपना आदमी चोरी छिनेती कहीं पकड़ा जाए, चोरी छिनेती छिन रही कहीं पकड़ा जाए, तुरंत बता दो राजनीतिक साजिश है, ये तो साधु प्रवृत्ति के है। और दूसरी पार्टी का पकड़ा जाए तो कह दो ये बहुत पुराना अपराधी है। जिशान हैदर, आप भी खंडन करो तो मैं आपके भी नाम याद कर लूं, फिर आपको बता दूंगा। नहीं अमिताभ जी, देखिए सबसे बड़ी बात है आपकी याददाश्त पे और आपकी पत्रकारिता पे तो मैं कभी सवाल उठा ही नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरा कहने, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत हद तक ये सब हुआ है देश की राजनीति में और हो रहा है। लेकिन अब एक बार अगर सही से देखें तो अभी मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही, आप क्योंकि आप कांग्रेस के तो आप इसलिए कहेंगे। लेकिन आप आने मतलब पिछले 4-5-7 साल देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में जहां तक कांग्रेस की बात है, यार जिशान हैदर, कभी तो भाजपा कांग्रेस सपा बसपा से ऊपर होकर सोच लिया करो कि इसी में जीना मरना है, यही देश है क्या? नहीं 1947 में ये पार्टियां कहां थी? मैं सहमत हुआ। 1857 में पार्टी कहां थी? देश नहीं था क्या यार? आप नहीं, आप मेरी पूरी बात गजब बात है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो तो आप पूरी सुन लीजिए, आप पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ अमिताभ जी। आप पूरी बात तो सुन लीजिए। मैंने बात कही नहीं, आप उस पर कांग्रेस और बीजेपी कहने लगे, फिर मैं बात रखने जा रहा हूँ, वो बात तो सुन लीजिए। वो आपको बात आपको भी पसंद आएगी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। मैं कहने ये जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछले 30-32 साल से, अमिताभ जी आपको भी पता है, मैं कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने अपराधीकरण की बात कही। तो उत्तर प्रदेश में आपको भी मालूम है पिछले 30-32 साल में किस तरह से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कम होती चली गई है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी संगठन से लेके और चाहे वो हमारे विधायक हो, सांसद हो, सबसे कम होते चले गए हैं और कहीं ना कहीं सिमटते चले गए। आपको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में आप खुद अगर लिस्ट निकालेंगे, आपके पास तो सब चीज कच्चा चिट्ठा सबका है। कांग्रेस में आपको सबसे कम कोई इस तरह की व्यक्ति मिलेंगे, व्यक्ति विशेष मिलेंगे जिन महानुभावों की आपने बात की है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है जिशन हैदर, मैं दावे के साथ एक नाम लूंगा, एक ही चावल दिखाऊंगा, उसी से पता लग जाएगा। जब से आप सत्ता में नहीं तब से करोगे क्या? जब सत्ता में थे तो क्या किया वो जरूर बताऊंगा। के उपाध्याय, यही सवाल आपसे दोस्त, दूसरा करे तो पापी नंबर 1, अपना करे तो राजनीतिक साजिश। अपराध इसीलिए पनप रहा है देश में। के उपाध्याय, नहीं बिल्कुल सही है, और अपराधियों को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण रहा है। बहुत सारे नाम हैं, कुछ जेल में भी हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। मैं अभी किसी दल का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तमाम ऐसे अपराधी हैं जिनके अभी अवैध निर्माण ढहाए गए हैं, तो इनको किसी न किसी राजनीतिक दल का संरक्षण था, उसमें ये पनपे, उसमें इन्होंने एम्पायर खड़ा किया। जेल में रहने के बावजूद भी आज भी ऐसे अपराधी हैं जो जेल में रहने के बावजूद फ़ोन करते हैं, वसूली करते हैं, फ़ोन पर वो ठेके लेते हैं, अपने लोगों को ठेका दिलवाते हैं। उनका एक पैरेलल आर्थिक साम्राज्य चल रहा है। ये बहुत भयावह है। इसलिए कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। कोई भी ये कहता है
कि हमारी राजनीति बिल्कुल शुचिता वाली राजनीति रही है, हमने शुचिता की राजनीति की है, ये बिल्कुल गलत दावा है। क्योंकि इन्हीं सत्ता नसीनों के साए में ये पले हैं, बड़े हैं, वरना संभव ही नहीं है कि ये लोग इतने बड़े हो जाते, इनका बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता, इनके बड़े बड़े मॉल बन जाते, इनके बड़े बड़े भवन बन जाते, रेंटल प्रॉपर्टी इनकी करोड़ों की खड़ी है, किस तरह जमीनों पे इनने कब्जे किए हैं। अपराध केवल हत्या वाला ही अपराध नहीं है, ठीक है, अपराध अलग अलग तरीके के भाई, ठीक है। के उपाध्याय जी ने जिस और बात को ले गए वो, मैं उसमें सिर्फ एक ही पंक्ति जोड़ूंगा जो उनको कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने को उससे थोड़ा सा बचाया बोलने से। मैं ऐसी कार्रवाई को निष्पक्ष मानता हूं क्योंकि उपाध्याय जी सरल व्यक्ति हैं, तो थोड़ी मीठी मीठी बात कर देते हैं, भाई चलो ये भी खुश रहे वो भी खुश रहे। वो जो कहना चाह रहे होंगे हृदय से नहीं कह पाए, मैं वो कहने की कोशिश करता हूं। मैं उस व्यवस्था को नमन करूंगा जिसमें के उपाध्याय के समय में बने अवैध निर्माण भी गिरे और मेरे समय में बने अवैध निर्माण भी गिरे। के उपाध्याय का आदमी भी जेल जाए अगर भ्रष्ट है, और मेरा आदमी भी जेल जाए। मैं यहां तक कंप्रोमाइज करने को तैयार हूं के उपाध्याय के 10 चले जाए, 5 तो मेरे भी जाए, नहीं तो जनता ईमानदार कैसे मानेगी। ये बोलना चाहिए था के उपाध्याय को। हम लोग राजनेता नहीं है ना, और न चुनाव लड़ने का इरादा है, तो न उद्धव को लेना न माधव को देना। मेरे लिए यही कसौटी है। वेदमूर्ति जी, राजनेताओं को तुम देख ही रहे जो वो कर रहे हैं कौतुक। बाबा सन्यासियों को या तो सब विषय पर बोले हैं और नहीं तो हरिभजन करें, नहीं ये बीच में उछल कूद क्यों। अखाड़ा परिषद है, हमारे बड़े आदरणीय है नरेंद्र गिरी जी महाराज, हमसे बड़ा स्नेह रखते, वो भी कभी कभी जागृत हो जाते हैं, बयान जारी कर देते हैं कि अखाड़ा परिषद सीट बजा देगी, वो कभी चुप हो जाते हैं जब बोलना चाहिए। तो ये ठाकुर सुहाती काहे को करते बाबा लोग, बताइए। आपका कथन सत्य है, बाबाओं का भी कथनी और करनी में अंतर हो गया है। अभी वर्तमान में भी हमारे शंकराचार्य भी हैं 4 पीठों के, अखाड़ा परिषद है, 16 अखाड़े हैं हमारे, लेकिन आज सभी लोग मुख दर्शक बन करके बैठे हुए हैं। साधु संत पुजारी के ऊपर अगर किसी प्रकार का आघात होता है तो सबसे पहले संवेद स्वर में साधु संत महात्माओं अखाड़ा परिषद का जो है उच्च स्वर में इसका निंदा करनी चाहिए। लेकिन राजनेता तो खैर कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे जितने साधु संत समाज हैं, अरे कम से कम हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी तो सीखें, जिन्होंने शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः। एक सूत्र में पिरोने के लिए, साधु संत की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। अब तो मुझे यही लगता है जो तुलसीदास जी ने कहा था, विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार। अब साधु संत और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए स्वयं भगवान नारायण को आना पड़ेगा, न साधु संत समाज न राजनेता आ पा रहे हैं। ठीक है महाराज, ठीक है, नारायण आएंगे नहीं आएंगे इस पर क्या कहें। लेकिन एक घटना याद आ गई, फिर अजय भाई के पास आऊंगा, ऋतु जी के पास आऊंगा। छोटी सी घटना है। एक बार मैंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, बदरिका के शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज से कह दिया, मैंने कहा महाराज उंदरो कश्मीर चरम पर आतंकवाद था। मैंने कहा महाराज आपके चरण कश्मीर पर पड़े ताकि उस धरती का दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह का ताप मिटे। वो नाराज हो गए, बोले बताओ इसी बात बता रहे हमको है। बोले अग्निहोत्री यार तुम हमारे शुभचिंतक हो कि विरोधी हो। मैंने कहा महाराज गलत बोल दिया क्या? आप हमारे आध्यात्मिक चेतना के मुकुटमणि हैं महाराज, साहस दिखाइए, कश्मीर जाइए, क्या समस्या है? यहीं पर कसौटी होती है समाज की। जब इतिहास लिखता है तो आपके इस आचरण को लिखता है। अजय जी, अपना आदमी करे तो आखिरी सांस तक उसको बताओ राजनीतिक साजिश, और दूसरा कोई दलवाला पकड़ में आ जाए तो तुरंत मोर्चा निकाल दो, चाहे मोमबत्ती का मोर्चा हो, चाहे अगरबत्ती का, चाहे झंडे का, चाहे डंडे का। नहीं, ये ट्रेंड फैशन चल गया सियासत में। आप सहमत हैं? देखिए, सरकार का जो रोल होता है वो सर्विस प्रोवाइडर का होता है।
जब चुनाव होते हैं तो हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है। अरे और मैं पूछ पब्लिक क्या के रहा हूं, आप पास क्या बता रहे हो? बिल्कुल उसी तरह गिड़गिड़ाते हुए जाते हैं जैसे मार्केट में कोई व्यक्ति अपना सामान बेचने जाता है। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उसके सारे एजेंडे बदल जाते हैं, घोषणा पत्र दिखाने वाला तो वो बदल जाता है और वो केवल बदले की भावना पे काम करती है। तो जो ये अपराध बढ़ रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, उसका मूल कारण यही है कि सरकार जब आ रही है गवर्नमेंट बनाकर तो उसको उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिसको उन्होंने पब्लिक से वादा किया है। लेकिन उसका टारगेट ये होता है कि कबीलाई जो उसकी मानसिकता है कि दूसरी पार्टी है उसके साम्राज्य को खत्म करना, उसके जो पिलर से उनको खत्म करना और अपनी पार्टी में जो विधायक चाहे रेपिस्ट हो, चाहे सांसद रेपिस्ट हो और चाहे जो कोई हो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना करना। और ये हम पिछले 2014 ठीक है जब इस समय कम है, बिल्कुल ठीक बात कही। इस बार आपने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे प्रसन्नता हुई कि आप इस बार आपने ईमानदारी की जुझारू बात कही। ठीक है ऋतु रावत वही सवाल आपसे, जो सवाल सबसे मैंने पूछा कि अपना करे तो नमो नमो, दूसरा करे तो हाय हाय, ऐसा क्यों भाई? बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, लेकिन अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं सर क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम अपराध करेंगे, हमारे पीछे खड़े हुए लोग हैं वो हमें बचा लेंगे, और यही कारण है कि अपराध बढ़ रहे हैं। और अपने लोग साफ सुथरे नजर आते हैं, दूसरे क्योंकि हम एक चश्मे से देख ही नहीं पाते हैं कि सच्चाई क्या है। जब सच्चाई देखते नहीं तो उसको छुपाते हैं, और यही कारण है कि अपराध शायद कम होने का नाम नहीं ले रहे। देश आज़ाद होने से लेकर आज मैं देख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि अपराध कहाँ से कहाँ आ गया है, तो इसको कम किया जा सकता है। लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, राजनेताओं को भी सोच बदलनी होगी, और जिन नेताओं को हम इलेक्शन लड़ाते हैं सबसे पहले हमें उन पे देखना होगा कि इन पे कितने केस चल रहे हैं। एक आदमी पे, आम आदमी पे केस चलता है तो हम डर जाते हैं, और ये सब पार्टियों को सोचना होगा। ऐसे लोग दबंग कहलाते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर मैं और आप पीछे ना खड़े हो तो वो दबंग ही नहीं होंगे, उनका जो बैलून होता है वो फुस हो जाएगा। वो दबंग नहीं होते, वो सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हम उनके साथ खड़े हैं इसलिए वो ताकत दिखा रहे हैं। वो किसी मैदान में जाके अपनी ताकत दिखा दें अगर हम ना हो तो। इसीलिए हमें सबसे पहले राजनेता से पहले हमें सामाजिक कार्यकर्ता बनना होगा, तब हम समाज के लिए और देश के लिए कुछ सोच पाएंगे। अच्छी बात। अमिताभ सर आपके पास संपादकीय टिप्पणी प्लीज। जो सारे आप नहीं आ पाएंगे अजय भाई, माफ करिए, मैं सारे मित्रों को थोड़ा थोड़ा उत्तर दूंगा, फिर एक दो चीज बस कहूंगा अपनी। जीशान भाई को याद दिलाऊंगा, इनको तो स्मरण नहीं होगा, इनके वालिद साहब का भी मेरे ऊपर बड़ा स्नेह रहा, उनको याद होगा। नारायण दत्त जी जैसे योग्य और भले राजनेता के सरकार में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का उस समय का सबसे दबंग चेहरा जब मंत्री बना तो एक, आप कहेंगे मैं नाम भी ले दूंगा, आप लोगों को संकोच होगा, मुझे नहीं, एक बड़ा शिफ्ट आया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सीधे मंत्री हो गया और वहां की यूनिवर्सिटी की कार्य समिति के मेंबर हो गया सीनेट की। बताइए, जिसका लेना देना नहीं कोई, बंदूक का एक्सपर्ट, गोली तमंचे का, यूनिवर्सिटी की कार्य समिति को रख दिया और मंत्री बना दिया कैबिनेट का। क्या? इसलिए ऐसा मत बोलो। विवेक साइलस जी को बता दूं, क्या चोर उचक्के अपराधी संगठित माफिया गिरोह के जैसे तमाम पुण्यात्माएं जब जेल गईं साइलस बाबू, तो समाजवादी आंदोलन से जुड़े बड़े बड़े चेहरे जेल में उनको मिलने नहीं गए? यहां नाम नहीं लूंगा, आप फोन करेंगे तो नाम और समय और चेहरे सब बता दूंगा, ठीक है ना? वो सत्यनारायण कथा करके गए थे जेल, अपराध मैं बताऊं किन किन अपराधों में गए थे जेल? आपने एक डीपी यादव का नाम तो याद दिलाया मुझे, हम बताएं कैसे कैसे लोग चुनकर आए आप लोगों की टिकट पर। वही बात के उपाध्याय जी की उस पर कहूंगा, समदर्शी होना चाहिए राजनीति को। गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज ही नहीं चलेगा उपाध्याय जी। हाँ, इसीलिए विश्वसनीयता का संकट है राजनीति पर। आदमी कहता है नेता है ये तो बोलते ही रहते, ये भाव क्यों आया? गांधी के समय ये भाव नहीं था, लोहिया और जयप्रकाश के समय ये भाव नहीं था।
चीज मुझे जो अखरती है ना वो ये, एक होता है 19-20, समझता हूं राजनीतिक प्रणाली है, दलीय राजनीतिक प्रणाली है भारत में, उसके अपने कंपल्शन है, दैट आई एग्री। जिशान भाई, विवेक भाई, मैं सहमत हूं इस बात से, अजय जी, लेकिन 19-20 ही रखो यार, आंखों में कश्मीरी लाल मिर्च देगी मिर्च मत झोंक दो कि जिस पर 20 मुकदमे कत्ल के, व्यभिचार के, डकैती के, सरकारी संपत्ति के, लूट के, वो गाड़ी में बैठ के साथ घुमा रहे हो, कह रहे ये साधु हैं। बोले फिर इन पर ऐसे ऐसे मुकदमे कैसे लग गए? बोले तो राजनीति में लग जाते। मैं जाने कितनी डिबेटों में लोगों से जूझा इसी सवाल पर। सरकारी व्यवस्था में हस्तक्षेप, सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग, सरकारी कर्मचारी से अभद्रता, ये 3 मुकदमे में मान सकता हूं पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते लग जाते हैं, या राजनेताओं की मजबूरी है, जहां भी जाएंगे ऑफिस में वो कुछ हल्ला हंगामा होता है तो अधिकारी मुकदमा लिखा देता है, मान लिया। लेकिन अगर आपके ऊपर 5 बलात्कार जैसे परम पवित्र मुकदमे चल रहे हैं, 10 अपहरण भी आपके बायोडेटा में है, 6 डकैती भी है, 20 बलवा भी है, राजनीतिक कैसे मान लूं? कैसे मान लूं राजनीतिक है? और अगर ये राजनीतिक है तो फिर राजनीति के बारे में इस देश को चिंतन करना चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है? ये साझी शर्म का विषय है। जब तक हमारे आंगन में अपराधी रहेंगे तब तक हम बाहर होने वाले अपराधों पर समदर्शी नहीं हो सकते। कोई पार्टी हो, लिख लो मेरी बात। तब तक हम सोने जैसे खरे नहीं हो सकते, तब तक हमारा तराजू का कांटा सीधा नहीं रह सकता। क्योंकि हम अपने घर में भी तो झांक के देखेंगे पीछे, हम कहेंगे यार 20 तो बवाली हमारे ही पास बैठे हैं, अब कैसे सब बवाली पकड़े क्या? बिल्कुल। एक बड़ी व्यवहारिक बात कहता हूं, एक जिले में लिस्ट बनती है, मान लीजिए उपाध्याय जी, एक जिले में लिस्ट बनी मान लीजिए है कि अपराधी कौन कौन है और टॉप 10 अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, मान लो, ठीक, अच्छी बात। अब कप्तान जाने ना जाने या जान के भी बबुआ बना रहे, जनता तो सब जानती है, पूरा इतिहास जानती है, भूगोल जानती है। वो देखती है कि भैया जो 20 कत्ल वाला है वो बाहर है और 5 कत्ल वाला अंदर है लिस्ट में। फिर वो कनेक्शन ढूंढती है कि ये बाहर कैसे आया। पान वाला बता देता है कि ये भैया बाहर क्यों है इस सिस्टम में। 20 कत्ल जैसा कार्य करने वाले व्यक्ति थाने की लिस्ट से बाहर क्यों है जिले की, वो बता देता है कि फलनवा का आदमी है भैया, आप जानते नहीं हो क्या? क्या वो दूसरी सरकार आएगी तो वो अंदर जाएंगे, तब ये 5 वाला बाहर आ जाएगा क्या? गुलाबी लिस्ट बनेगी तो रामलाल का नाम, पीली लिस्ट बनेगी तो श्यामलाल का नाम, और सफेद पन्ने पे लिखा जाएगा तो हीरालाल भरी। ये नहीं चलेगा ना। एक स्याही रखिए, कागज का रंग एक रखिए, चश्मे का रंग एक रखिए। ये शर्मनाक स्थिति है हिंदुस्तान में। बेटी बेटी में फर्क कर रहे, जात जात में फर्क, अपराधी की जात देख रहे हम, पीड़ित की जात देख रहे। मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा कि ब्राह्मण को जला दिया, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा दलित बिटिया के साथ दुष्कर्म। बिटिया के साथ दुष्कर्म यही हमारे लिए सर्वोच्च पीड़ा का विषय है। वो पैदा हुई थी तो न दलित थी न ब्राह्मण थी, एक बेटी के रूप में अवतरित हुई थी। ये कम पीड़ा की बात है क्या? उसमें दलित का एंगल जोड़ के आप क्या बताना चाहते हैं? मुसलमान को मारा, व्यक्ति को मारा, देह को मारा, मुसलमान और हिंदू का प्रश्न कायम जी। और जब भी ऐसा मैं कोई ट्वीट देखता हूं, भाषण देखता हूं, तो मुझे उस भाषण को देने वाले या ट्वीट को करने वाले की नियत में खोट दिखता है। जब हम ये लिखते हैं ब्राह्मण को मारा, दलित को जलाया, मुसलमान अपराधी पकड़ा गया, अपराधी पकड़ा गया, इट्स नॉट सफिशिएंट क्या? जब आप मुसलमान अपराधी को पकड़ा गया या
ब्राह्मण अपराधी पकड़ा गया। जब आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जातियों का खेल, तो आपका ट्वीट लोडेड होता है, उसमें दूसरे किस्म की गंध आती है। वो गंध समाज में अपराध को बढ़ावा देती है। इससे बचिए जी। ईश्वर करे राजनीतिक दलों में सद्बुद्धि आए, एक रंग का चश्मा रखिए जिसमें भारत माता का अक्स दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा कुर्ता साफ साफ, तेरा कुर्ता दागदार, अपराध पर अलग अलग अल्फाज मौजूदा वक्त में देश की सियासत के नजर आ रहे हैं। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।